हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे एक नई श्रृंखला स्टार्ट हो रही है और इस श्रृंखला का जो नाम है वो है भारत की राज्य व्यवस्था। यानी हम आज से स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी को हम जो आज करने वाले हैं, मतलब हम जो स्टार्ट करेंगे तो वो हमारे रहेगी यूपीएससी से लेकर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट पीसीएस को ले लीजिए, उसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स हम देते हैं जिसमें इंडियन पॉलिटी हमारे सिलेबस में रहता है, वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए हम ये क्लासेस ये ले सकते हैं। ओके, तो ये इंडियन पॉलिटी यानी भारत की राज व्यवस्था हम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे, सारी टर्मिनोलॉजी को पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि क्योंकि जो पॉलिटी है, संविधान है, इसमें टर्मिनोलॉजी ठीक है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो हम ये नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इंडियन पॉलिटी को हम बिल्कुल आसानी से हर एक चीज़ को पढ़ते हुए चलेंगे, और जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये तो जो बात हो गई वो हमारी होगी इंडियन पॉलिटी को लेकर। इससे पहले मैंने इसी चैनल पर आंगनबाड़ी, मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र की जो वैकेंसी आई है, जिसके अभी फॉर्म चल रहे हैं, भरे जा रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सारी क्लासेस यहाँ पर इसी चैनल पर डली हुई हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कहीं भटकने नहीं दूंगा, आपको सारी चीज़ें मैं यहीं पर प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो आपको कहीं भी भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर मिलेगी। बस मुझे समय दीजिए और मेरे साथ लंबे समय तक जुड़े रहिए। ओके, अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो आप मुझे लंबे समय तक फॉलो कीजिए, अगर आपको नहीं आती हैं तो कोई बात नहीं। ओके, मेरा यहाँ पढ़ाने का जो तरीका, एक तो पहली बात तो जैसे हर स्टूडेंट की नीड होती है, यानी हर एग्ज़ाम की जैसे नीड होती है, कैसे पहले तो उस चीज़ को हमें अच्छे से समझना है। यहाँ पर जैसे कंटेंट हमारा दिया है उसको अच्छे से समझना है, उसको समझने के बाद हमने सब पढ़ लिया, याद कर लिया, उसके बाद हमारा अगला पड़ाव होता है उसके संबंधित क्वेश्चंस लगाना, मतलब जो टॉपिक हमने पढ़ा उससे संबंधित क्वेश्चंस लगाना। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज यहाँ पर सिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे एक लाइन से, कंटेंट से क्वेश्चंस बनते हैं। सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। हमारी जो क्लास है वो हिंदी मीडियम की है, यानी हिंदी माध्यम की क्लासेस हम यहाँ पर करेंगे। ओके, चलिए, यहाँ पर जो मैंने लगाई है, बुक लगाई है, यानी भारत का संविधान की पुस्तक लगाई है, और ये भारत का संसद नया, ठीक है। चलिए आगे। सबसे पहले हम संविधान को पढ़ेंगे, उससे पहले हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानेंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या होती है। आज मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, मैं एक टीचर के रूप में पढ़ा रहा हूँ, तो इससे पहले मेरे टीचर बनने तक का जो सफ़र है, या मैं टीचर कैसे बना, ये मेरी जो मैं सफ़र है वो हमारा क्या कहलाएगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहलाएगा। ओके, यानी मैं आज टीचर हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले मैं क्या था और यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा हूँ, क्या क्या चीज़ों ने इसमें टीचर बनने में भूमिका निभाई हैं, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि कहलाती हैं। तो जो संविधान है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम पहले समझेंगे कि हमारे भारत में जब अंग्रेज आए उसके बाद से जो कानून बने, जो भी चीज़ें बनती गई संविधान के से बनने से पहले, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम पढ़ेंगे भारत में। देखो, जब अंग्रेज आए उसके बाद से क्या हुआ, भारत में कंपनी का शासन चला था। 1973 के बाद से उन्होंने क्या किए, कानून बनाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और दूसरा है ताज का शासन 1858 से 1947। सुनिए दोबारा से, भारत में कंपनी का शासन, कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है।
तो उसका जो शासन, उसने जो कानून बनाए, जो नियम बनाए, जो पॉलिसी बनाई, वो कब तक बनाई? 1773 से लेकर 1858। अब यहाँ पर 1858 क्यों लिखा है? 1858 के बाद ऐसा क्या हो गया, जो ये शासन था, यानी जो कंपनी का शासन था, वो ख़त्म होकर किसके पास पहुँच गया? ताज का शासन के पास। ठीक है, तो ये कार्यकाल कब तक है? 1858 से 1947। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 1858 से ऐसा क्या हो गया, जो कंपनी से जिस शासन छीन कर किसको दे दिया गया? ताज के पास पहुँच गया। तो मैं बताता हूँ, 1857 की लड़ाई आप सभी को पता है, बहुत चर्चित युद्ध लड़ाइयाँ थी 1857 की। आप लोगों को पता है 1857 की क्रांति, ठीक है। 1857 की क्रांति के जो भी कारण थे, क्या क्या कारण थे, उसमें कुछ कारण क्या थे? कंपनी ने के जो पॉलिसीज़ थी, कंपनी का शासन करने का तरीका था, ठीक है ना, कंपनी के द्वारा अत्याचार हो रहा था, वो सब चीज़ें थी जो 1857 की क्रांति के उत्तरदायी कारण। ओके, यानी 1857 की क्रांति के उत्तरदायी कारणों में कंपनी के शासन को सही तरीके से ना चलाना एक मुख्य कारण था। उसके कई कारण थे, मतलब एक मुख्य कारण के भी कई कारण थे, ठीक है। फिर 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद ये क्रांति शांत हुई। उसके बाद जो ताज था, यानी जो रानी थी, रानी, उसने पूरा भारत का शासन अपने अधीन ले लिया। कंपनी को इससे वंचित कर दिया, कंपनी से सारे अधिकार ले लिए, और सारे अधिकार किसके पास चले गए? रानी के पास, ठीक है ना। ये था पूरा, समझ में आया। 1857 की क्रांति के बाद 1858 से क्या हो गया? ये कंपनी, मतलब कंपनी से लेकर ये शासन पूरा किसके पास चला गया? ताज के पास, यानी क्राउन के पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे भारत में कंपनी का शासन, ठीक है। भारत में कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1858 तक हम देखेंगे कि क्या क्या एक्ट बने, क्या क्या परिवर्तन हुए, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये 1858 के बाद फिर हम कहाँ पहुँच जाएंगे? ताज का शासन, ठीक है। चलिए, सबसे पहले परिचय। कंपनी शासन की शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित हुई थी। तो मैंने क्या बताया था आपको कि हर लाइन से मैं आपको क्वेश्चंस बताते हुए चलूँगा कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ओके। तो कंपनी के शासन की शुरुआत कैसे स्टार्ट हुआ वो बताता हूँ मैं आपको। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना कब मानी जाती है? 1600 से। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ये एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी। व्यापारिक कंपनी का मतलब होता है व्यापार करने के उद्देश्य से, यानी अर्थात ट्रेड करने के उद्देश्य से, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस और कैसे आपको घुमा सकता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो शुरुआत से ही उसका जो उद्देश्य था, यानी वो जो भारत में आई थी वो शासन करने के लिए आई थी। तो इसका आंसर शासन नहीं होगा। शुरुआत में जो आई थी ये कंपनी, तो किस रूप में आई थी? व्यापारिक कंपनी के रूप में, यानी ट्रेड करना है, सिर्फ शासन नहीं करना। और वर्ष 1765 में एक शासकीय निकाय में बदल गई। शासकीय निकाय का मतलब होता है ये शासन करने की का गवर्नमेंट, एक इंस्टीट्यूशन बन गया, एक संस्था बन गई, सरकारी संस्था बन गई एक, ठीक है। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया के आंतरिक यानी इंटरनल मैटर्स में क्या करने लगी? इंटरफेयर करने लगी। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का मतलब होता है राजस्व एकत्र करने का अधिकार किसको मिल गया? कंपनी को मिल गया। तथा धीरे धीरे यह भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने लगी, यानी इंटरफेयर करने लगी। अब इस लाइन से आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ क्या, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किस युद्ध के बाद मिली? तो बक्सर की
लड़ाई यानी बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1964। ठीक है, क्लियर। दीवानी का मतलब होता है इन तीनों जगह की, 1 2 3 तीनों जगहों से राजस्व यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, फिर क्या है? प्राप्त शक्ति द्वारा शोषण, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो शक्तियां मिली थी उससे क्या करने लगे? वो शोषण करने लगे। वर्ष 1765 से 72 की अवधि में सरकार की व्यवस्था में द्वैत शासन देखा गया, जहाँ कंपनी के पास अधिकार तो थे लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं थी, जबकि भारतीय प्रतिनिधियों के पास सभी जिम्मेदारियां थीं लेकिन कोई अधिकार नहीं था। अब यहाँ पर एक चीज़ आई है, द्वैत शासन। द्वैत शासन का मतलब होता है एक देश में दो तरह से शासन किया जाना। ठीक है, दो तरह से शासन किया जाना, एक तो कंपनी के द्वारा, दूसरे वहाँ के जो राजा थे उनके द्वारा वहाँ पर जो शासन किया जा रहा था उसको क्या बोल दिया जाता है? द्वैत शासन। अब यहाँ पर समझिए, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके पास सब बड़े बड़े अधिकार थे लेकिन वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। जिम्मेदारी का मतलब है अगर कहीं पर भी किसी नागरिक को कोई परेशानी है, कष्ट है, तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे। जबकि जो भारतीय प्रतिनिधि थे उनके पास जब सभी जिम्मेदारी थी, ठीक है, लेकिन उनके पास कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, इसका परिणाम निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। जैसे कंपनी के कर्मचारियों के बीच बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने लगा, अत्यधिक राजस्व संग्रह, रेवेन्यू कलेक्शन, किसानों का उत्पीड़न, कंपनी का दिवाला, जबकि इसके अधिकारी फल फूल रहे थे। ओके, ये हमारे एग्जाम में भले ही ना आए, लेकिन अगर हम मेंस का क्वेश्चन लिखेंगे तो हम यहाँ पर वो चीज़ें कोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया। व्यवसाय को निश्चित दिशा देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कानूनों में क्रमिक वृद्धि के साथ कंपनी को विनियमित करने का निर्णय लिया। ठीक है, अब इसको, ये हमारे सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब ये हमारे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ ये मेंस के क्वेश्चन में हम इसको लिख सकते हैं बस। अब इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर बताते हुए चलूँगा। रेगुलेटिंग एक्ट, यानी यहाँ पे क्या दिया? ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किए गए अधिनियम। ठीक है, कौन से अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा पेश किए गए और उन अधिनियमों में क्या क्या बात कही गई? तो सबसे पहले जो पेश किया गया था वो किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट, अर्थात रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में। अब इसमें क्या क्या बातें बोली गई वो समझिए पहले। अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित थे, यानी जो भी अधिकार थे, अभी जो अधिकार है वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे सबके पास अधिकार रहते हैं, मुख्यमंत्री के पास रहते हैं, राज्यपाल के पास रहते हैं, वैसे ही सारे अधिकार 1973 में किसके पास चले गए थे? कंपनी के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। इस अधिनियम ने कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी, लेकिन कंपनी की गतिविधियों और कामकाज को विनियमित करने की मांग की। दूसरा क्या दिया है? भारतीय मामलों पर नियंत्रण, यानी भारतीय इंडिया के जो भी मामले थे, इंटरनल एक्सटर्नल, सभी मामलों पर किसका नियंत्रण हो गया? कंपनी का। इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार हो गया। ठीक है, कौन सी कैबिनेट को? ब्रिटिश कैबिनेट को। ठीक है, चलिए गवर्नर जनरल का परिचय।
इसने बंगाल के गवर्नर के पद को बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा, ठीक है, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर के पद का नाम बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम, पद का नाम बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, पहला, बंगाल में प्रशासन गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों वाली एक परिषद द्वारा चलाया जाता था। अब आपसे सदस्य पूछ सकते हैं, ठीक है, बंगाल का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता था? तो गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों वाली एक परिषद थी, उसके द्वारा बंगाल का क्या चलाया जाता था? शासन चलाया जाता था। वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, छोटे एग्जाम्स में ये आपसे पूछ लिए जाते हैं कि पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करने लगे। ठीक है, फिर है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। बंगाल अर्थात कलकत्ता एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशचर की स्थापना की जानी थी, जिसमें अपीली क्षेत्राधिकार शामिल थे, जहां सभी मामलों के निवारण की मांग की जा सकती थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे, तो टोटल कितने हो गए? 4। वर्ष 1781 में अधिनियम में संशोधन किया गया कि गवर्नर जनरल परिषद सरकार के कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए यदि कोई कृत्य करती है तो अधिकार क्षेत्र से छूट प्रदान की जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इनसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो समझिए। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियम में से कौन सा अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है? तो इसका आंसर है हमारा 1773। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे। अगला है, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो इसका आंसर क्या है? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर हो रहा है ना? कहीं पर भी कोई दुविधा अभी तक? मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ ये क्लास। कल की क्लास में एक अगला महत्वपूर्ण एक्ट लेकर आएंगे। स्टार्टिंग की क्लास थोड़ी बोरिंग लग सकती है, लेकिन बोरिंग को देखते हुए नहीं पढ़ना है आपको। एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन इनसे पूछ लिए जाते हैं। लगभग हर एग्ज़ाम में, स्टेट पीसीएस की बात करूं मैं, चाहे मैं यूपीएससी की बात करूं, 1 से 2 क्वेश्चन वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से वो दे देते हैं। ओके, चलिए, तो जितना मैंने पढ़ाया उसको आप पढ़िए, रिवीजन कीजिए और क्वेश्चंस आप और निकालिए गूगल से और उनको पूरे लगाइए। फिर कल हम नए एक्ट को प्रारंभ करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।